इतनी छोटी उम्र में सबको छोड़कर चला जाएगा तो। 23 मार्च 1931 रात के करीब 2 बज रहे थे। फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे सन्नाटा था। वहां ब्रिटिश पुलिस के कुछ अधिकारी चोरों की तरह छिपकर मिट्टी का तेल छिड़क कर कुछ अधजले शवों को जलाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे, ये वो 23 साल के लड़के थे जिनसे दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिटिश एम्पायर इतना डर गया था कि फांसी देने के बाद उनके शवों को उनके परिवारों को सौंपने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। उन्हें जेल की पिछली दीवार तोड़कर निकाला गया और सबूत मिटाने के लिए उनके शव को अधजले ही नदी में फेंक दिया गया। दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, वो रात के अंधेरे में इतनी कैराना हरकत क्यों कर रही थी? क्या वो सिर्फ भगत सिंह को मारना चाहते थे या उस विवाद को जलाना चाहते थे जो भगत सिंह बन चुका था? क्या गांधी जी वाकई में भगत सिंह को बचा सकते थे? और असेंबली में बम फेंकने के पीछे की असली जियोपॉलिटिक्स क्या थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस केस को, उस ट्रायल को और उस शहादत को जिसने भारत की आजादी का मतलब ही बदल दिया था। हम डिकोड करेंगे उस आखिरी 12 घंटे की कहानी को जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर सिर्फ एक लाइन में निपटा दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। इतनी छोटी उम्र में सबको छोड़कर चला। ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनसे विरोध करने का बुनियाद उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। दोस्तों इस कहानी की असली शुरुआत होती है फांसी से 3 साल पहले 1928 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई, साइमन कमीशन। विडंबना देखिए, यह कमेटी भारत का भविष्य का फैसला करने आ रही थी, लेकिन इसमें 7 सदस्य में से एक भी भारतीय नहीं था। सातों के साथ अंग्रेज थे। यह भारत के स्वाभिमान पर एक सीधा सा तमाचा था। इस बिल को लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। 30 अक्टूबर 1928 को जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां हजारों की भीड़ जमा थी और उसका नेतृत्व कर रहे थे शेरे ए पंजाब यानी कि लाला लाजपत राय, और नारे लग रहे थे साइमन गो बैक। यह पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स अस्कॉट ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया। पुलिस ने विशेष रूप से लाला लाजपत राय को निशाना बनाया। एक बुजुर्ग नेता पर बेरहमी से लाठियां बरसाई जिससे उनके सिर पर गहरी चोटें आईं। उस वक्त खून से लथपथ लाला जी ने एक ऐतिहासिक बयान दिया कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी किल साबित होगी, और हुआ भी वही। लेकिन 17 नवंबर 1928 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी शेरे ए पंजाब लाला लाजपत राय का निधन हो गया। ब्रिटिश डॉक्टर ने कहा मौत की वजह थी दिल का दौरा, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जान रहा था कि यह एक नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। एक ऐसा मर्डर जिसका जिम्मेदार था लाहौर का पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स अस्कॉट, जिसने एक 63 साल के बुजुर्ग नेता पर लाठियां बरसाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कहानी तो यहां से शुरू हुई। क्यों? क्योंकि लाला जी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी कि लाहौर की गलियों में एक नारा गूंजने लगा, खून का बदला खून। 10 नवंबर 1928 की रात लाहौर के मोजांग हाउस में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। वजह थी बसंती देवी सी आर दास की पत्नी का वह बयान जिसने क्रांतिकारियों के जमीर को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा था, क्या भारत के नौजवानों का खून पानी हो गया है? क्या एक बुजुर्ग नेता की हत्या का बदला लेने वाला कोई नहीं है? मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह ने मेज पर हाथ मारते हुए साफ कर दिया था, यह बदला किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार से लेना है। फैसला सर्वसम्मति से हुआ और टारगेट लॉक किया गया, जेम्स अस्कॉट। स्कॉट की हत्या करनी होगी। तारीख तय हुई 17 नवंबर 1928। प्लान सिंपल था, अस्कॉट जैसे ही अपनी ऑफिस से बाहर निकलेगा
उसे वही खत्म कर दिया जाएगा। 17 नवंबर की सुबह लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने डीएवी कॉलेज के गेट पर क्रांतिकारी अपने पोजीशन ले चुके थे। जयगोपाल को पहचान करनी थी कि स्कॉट कब बाहर आ रहा है। भगत सिंह और राजगुरु शूटिंग के लिए तैयार थे और चंद्रशेखर आजाद बैकअप के लिए दीवार के पीछे छिपे हुए थे, ताकि अगर पुलिस पीछा करे तो वह कवर फायर दे सके। दोपहर के करीब 4 बजे एक अंग्रेज अधिकारी अपने ऑफिस से निकलता है और अपनी लाल मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। तभी जयगोपाल ने इशारा किया कि यही है वो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वह अधिकारी जेम्स स्कॉट नहीं था, वह था जेपी सैंडर्स, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी। वही सैंडर्स जो लाठीचार्ज के दौरान स्कॉट के साथ दे रहा था। लेकिन क्रांतिकारी को लगा कि यही स्कॉट है। लेकिन जैसे ही बाइक सड़क पर आई, राजगुरु ने बिना एक पल गंवाए अपनी पिस्तौल से फायर किया और गोली सीधे सैंडर्स की गर्दन में जा लगी। सैंडर्स बाइक से नीचे गिर गया और तड़पने लगा। तभी काम पक्का करने के लिए भगत सिंह दौड़कर आगे आए और उन्हें अपनी 32 बोरी की ऑटोमेटिक कोटल पिस्तौल से सैंडर्स पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। यह सुनिश्चित किया कि वह अब जिंदा ना बच सके। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज के हॉस्टल के तरफ भागे, लेकिन तभी हेड कांस्टेबल चनन सिंह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चनन सिंह पूरी ताकत से दौड़ रहा था और भगत सिंह को पकड़ने ही वाला था कि तभी चंद्रशेखर आजाद एक्शन में आए और उन्होंने चिल्लाकर चेतावनी दी, पीछे हट जाओ, हम किसी भारतीय को नहीं मारना चाहते हैं। मैं किसी हिंदुस्तानी का खून बहाना नहीं चाहता, लौट जाओ। लेकिन चनन सिंह नहीं रुका। अंत में अपने साथियों को बचाने के लिए आजाद ने अपने माउजर पिस्तौल से फायर किया। चनन सिंह वही ढेर हो गया। तीनों क्रांतिकारी डीएवी कॉलेज के हॉस्टल के रास्ते से होते हुए भेष बदलकर लाहौर से गायब हो गए। अगली सुबह 18 दिसंबर 1928 लाहौर की दीवारों पर गुलाबी रंग के पोस्टर चिपके हुए मिले, जिन पर लिखा था सैंडर्स इज डेड, यानी कि सैंडर्स मर चुका है। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन ने खुलेआम जिम्मेदारी ली। पोस्टर में लिखा था, हमें एक इंसान की हत्या का अफसोस है, लेकिन यह इंसान उस निर्दयी और नीच व्यवस्था का हिस्सा था जिसे खत्म करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया था। ब्रिटिश हुकूमत जिसे अपनी लौह पकड़ मानती थी, उसे चंद नौजवानों ने उन्हीं के घरों में घुसकर चुनौती दे दी थी। सैंडर्स की हत्या सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह ऐलान था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यह घटना इतिहास में लाहौर कंस्पिरेसी केस के नाम से दर्ज हुई। लेकिन अब लाहौर पुलिस पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, चप्पे चप्पर पर पहरा था। यहीं पर एंट्री होती है दुर्गा भाभी की। भगत सिंह ने अपनी पगड़ी उतारी, बाल कटवाए, हैट पहनी और एक अंग्रेजी साहब का भेष बदला और दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी और राजगुरु उनके नौकर। वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठकर अंग्रेजों की नाक के नीचे से लाहौर से कोलकाता के लिए निकल गए। यह स्केप इतना सिनेमैटिक था कि आज भी इस पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भगत सिंह भागना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। उनका मकसद भागना नहीं बल्कि जगाना था। सैंडर्स की हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार और ज्यादा दमनकारी हो गई। वो 2 काले कानून ला रही थी। पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल, सरकार किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, यानी मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर देना। भगत सिंह समझ चुके थे कि सिर्फ एक पुलिस अफसर को मारने से क्रांति नहीं आएगी, उन्हें एक बड़ा मंच चाहिए था अपनी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने के लिए। तारीख थी 8 अप्रैल 1929, जगह सेंट्रल असेंबली दिल्ली, आज का हमारा पुराना संसद भवन। वहां वायसराय इरविन बिल पास करने ही वाले थे। विजिटरी गैलरी से 2 बम नीचे फेंक दिए गए, बूम। पूरा हॉल धुआं से भर गया। लेकिन ध्यान दीजिए, यह बम किसी को मारने के लिए नहीं थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट बाद में साबित करते हैं कि ये लो ग्रेड बम थे जो सिर्फ आवाज और धुआं करने के लिए बनाए गए थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, वो वहीं खड़े रहे और पर्चे उड़ाते रहे। और पहली बार भारत की फिजाओं में एक नया नारा गूंजा, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। क्यों? क्योंकि भगत सिंह चाहते थे कि उन पर मुकदमा चले। वो कोर्ट को अपना लाउड स्पीकर बनाना चाहते थे। वो जानते थे कि अखबार उनके बयानों को छापेंगे और इस तरह उनकी विचारधारा घर घर पहुंचेगी। यह एक स्ट्रेटेजिक सरेंडर था। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ असली संघर्ष। जेल में भगत सिंह ने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा सुलूक होता है, जबकि उसी जेल में बंद अंग्रेज चोरों को अच्छा खाना और अखबार मिलता है। उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। उन्होंने मांग किया कि हमें भी पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा दिया जाए और यहां से शुरू हुआ ऐतिहासिक भूख हड़ताल। यह कोई 1-2 दिन का उपवास नहीं था,
बल्कि 116 दिनों तक चला। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे लंबी और कठिन भूख हड़तालों में से एक मानी जाती है। अंग्रेज अधिकारियों ने इस हड़ताल को तोड़ने के लिए बहुत क्रूरता दिखाई। वे जबरदस्ती नाक में रबड़ की नली डालकर दूध या लिक्विड डालने की कोशिश करते थे, जिससे क्रांतिकारियों को असहनीय पीड़ा होती थी। कैदियों के मटकों में पानी की जगह दूध भर दिया गया ताकि प्यास से तड़पकर वो उसे पी ले। कुलदीप नायर अपनी किताब विदाउट फियर में लिखते हैं कि एक साथी ने तो नली को रोकने के लिए लाल मिर्च निगल ली थी। इस हड़ताल में एक योद्धा शहीद हो गए, जीतन दास। 63 दिन, जी हाँ 63 दिनों तक बिना अन्न के रहने के बाद जीतन दास ने दम तोड़ दिया। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। जब उनका शव कलकत्ता पहुंचा तो 6 लाख लोग सड़कों पर थे। ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि यह लड़के टूटने वाले नहीं है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और जेल मैनुअल में बदलाव करना पड़ा। 116 दिनों के बाद भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। अब बात करते हैं उस ट्रायल की, जो असल में ट्रायल था ही नहीं, वह एक जुडिशियल मर्डर की स्क्रिप्ट थी। भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर कंस्पिरेसी केस चलाया गया। शुरुआत में मजिस्ट्रेट के सामने केस चला। भगत सिंह और उनके साथी अदालत में आते थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते और क्रांतिकारी गीत गाते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अदालत एक तमाशा बन गई थी। जज बेबस थे। अखबारों में रोज भगत सिंह के बयान छप रहे थे। इससे घबराकर वायसराय इरविन ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। उन्होंने समान अदालती प्रक्रिया को खत्म कर दिया और एक स्पेशल ट्राइब्यूनल का गठन किया। और इस ट्राइब्यूनल का नियम था, आरोपियों की गैर मौजूदगी में भी केस चल सकता है। दूसरा था, इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। और तीसरा था, आरोपियों के वकीलों को दोबारा बहस करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप इसे न्याय कहेंगे? सरकारी गवाह बन गए हंसराज ओहरा और जय गोपाल, वो साथी जो पुलिस के टॉर्चर या लालच में टूट गए और उन्होंने अपने ही दोस्त के खिलाफ गवाही दे दी। 7 अक्टूबर 1930 को 300 पन्नों का फैसला आया और वो फैसला था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी, ऑल 3 टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो आज भी हर भारतीय के मन में चुभता है। क्या महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे? यह एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। देश को उम्मीद थी कि गांधी जी इस समझौते में भगत सिंह की फांसी रुकवाने की शर्त रखेंगे, लेकिन आलोचक कहते हैं कि गांधी जी ने पर्याप्त दबाव नहीं डाला। उन्होंने अहिंसा के अपने सिद्धांतों की वजह से एक हिंसक क्रांतिकारी को बचाने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन दोस्तों, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि गांधी जी ने वायसराय इरविन से बात की थी। उन्होंने 19 मार्च को इरविन से निजी तौर पर भी आग्रह किया था। उन्होंने पत्र भी लिखा था। 19 मार्च 1931 को लिखे उस पत्र की कॉपी आज भी नेशनल आर्काइव में मौजूद है। लेकिन वायसराय इरविन के हाथ भी बंधे हुए थे। पंजाब की ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और लंदन का दबाव इतना ज्यादा था, अगर इरविन माफी देते तो शायद अंग्रेज अफसर बगावत कर देते। ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह इज्जत का सवाल था। सैंडर्स की हत्या एक पुलिस अफसर की हत्या थी जिसे वो माफ नहीं कर सकते थे। तो निष्कर्ष निकलता है कि गांधी जी ने कोशिश की थी, लेकिन शायद वो डू और डाई वाली कोशिश नहीं थी। और दूसरी तरफ भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि कोई उनके लिए दया की भीख मांगे। वो जानते थे कि उनकी शहादत जिंदा भगत सिंह से ज्यादा खतरनाक होगी ब्रिटिश राज के लिए। वापस चलते हैं 23 मार्च 1931 की शाम को। वकील प्राणनाथ मेहता भगत सिंह से आखिरी बार मिलने आए। उन्होंने पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो? तो भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, खुश हूं हमेशा की तरह। वो एक किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की जीवनी। जब मेहता ने पूछा देश के लिए कोई संदेश, तो उन्होंने बिना नजर उठाए कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब जेल अधिकारी उन्हें फांसी के लिए ले जाने आए तो भगत सिंह ने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने किताब का पन्ना मोड़ा, उसे वही छोड़ा और खड़े हो गए। तीनों दोस्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर चले। उनके चेहरे पर खौफ नहीं, मुस्कान थी। उन्होंने जल्लाद से कहा कि हमें काले नकाब न पहनाए जाएं और हमारे हाथ बांधे न जाएं। हालांकि नियम के मुताबिक हाथ बांधे गए। जल्लाद ने पूछा, पहले कौन आएगा? सुखदेव ने कहा, मैं। एक एक करके गले में फंदे के फांसी डाले गए। शाम के 7:33 पर तख्ता खींच दिया गया। लेकिन अंग्रेज का डर देखिए। फांसी के बाद उन्होंने शवों को उनके परिवारों को नहीं सौंपा। उन्हें डर था कि जनाजे में लाखों लोग उमड़ पड़ेंगे और विद्रोह हो जाएगा। जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। शवों को बोरे में भरकर ट्रक में डाल दिया गया
और शहर से दूर फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे ले जाया गया। वहां रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल से शव को जलाने की कोशिश की गई। अधजले शव को नदी में फेंक दिया गया। जब सुबह लोगों को खबर मिली तो नदी की तरफ दौड़े। अंग्रेजों की इस हरकत ने आग में घी का काम किया। भगत सिंह अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचार बन चुके थे। तो दोस्तों 23 साल 5 महीने और 25 दिन यह थी भगत सिंह की कुल उम्र। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो लोग 100 साल जीकर भी नहीं कर पाते हैं। आज हम उन्हें सिर्फ बंदूक और बम वाले क्रांतिकारी के तौर पर याद करते हैं, लेकिन यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। भगत सिंह एक विचारक भी थे। जेल में उन्होंने जो डायरी लिखी, जैसे मैं नास्तिक क्यों हूं, वो बताते हैं कि उनका विजन कितना क्लियर था। वो सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहां गरीब अमीर का भेदभाव न हो, जहां धर्म के नाम पर नफरत न हो। आज जब हम 2026 में आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने वो भारत बनाया जिसका सपना भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखा था? क्या हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं या सिर्फ न्याय सह लेते हैं? भगत सिंह का शरीर मर सकता है, लेकिन उनके विचार आज भी हर उस नौजवान के दिल में जिंदा है जो गलत के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर भारतीयों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आपकी नजर में असली जिम्मेदार कौन था, ब्रिटिश हुकूमत का डर या हमारे नेताओं की मजबूरी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इतिहास के ऐसे ही पन्नों को पलटने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।